हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 के सेकंड ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता। इस वीडियो में हम इज़ाहिया बर्लिन द्वारा लिबर्टी की 2 अवधारणाएं इस पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाले 3 पार्ट्स आ चुके हैं, 3 वीडियोज हैं, जिनमें हमने जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार और कुछ डेफिनेशंस और क्वेश्चंस कवर किए थे। इस वीडियो में हम लिबर्टी की 2 अवधारणाएं जो इज़ाहिया बर्लिन ने दी हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इज़ाहिया बर्लिन ने अपनी एक बुक लिखी थी, 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, 1958 में लिखी थी। प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी 1958 में, जिसमें इज़ाहिया बर्लिन स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक और सकारात्मक धारणाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। मतलब नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता संबंधी अवधारणाएं देते हैं और उन पर अपने विचार देते हैं और उन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। यानी सामाजिक संदर्भ के अंदर इसके संचालन से संबंधित विभिन्न विचारों के साथ पाबंदियों की अनुपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता की धारणा। मतलब समाज के अंदर जो संबंधित विचार हैं, स्वतंत्रता संचालन से संबंधित जो विचार हैं, उन पर पाबंदियां होनी चाहिए और उनकी अनुपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता की धारणा ये बताते हैं। बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा को इस प्रश्न का जवाब देकर समझा जा सकता है, वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को बिना दूसरों के हस्तक्षेप के काम करने की छूट दे दी जानी चाहिए। दूसरी ओर सकारात्मक धारणा का अर्थ इस प्रश्न के उत्तर से संबंधित है। नियंत्रण या हस्तक्षेप का स्रोत क्या है या कौन है जो किसी व्यक्ति को उसके बजाय ये करने या बनने को निश्चित कर सकता है। 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में सर इज़ाहिया बर्लिन का तर्क है कि वास्तव में 2 धारणाएं हैं, एक नहीं जिनका नाम स्वतंत्रता है। बर्लिन के काम का खास दोषी उनकी धारणाओं में है। जो बर्लिन के काम है उनका जो दोष है उनकी धारणाओं को माना गया है, जो उन्होंने स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक धारणाएं दी हैं उसको, जिससे ये निष्कर्ष निकाला कि स्वतंत्रता को पूरक पहलुओं के बजाय 2 अपरिवर्तनीय अवधारणाओं के बीच विभाजित किया गया है। मतलब इन्होंने पूरक बताने के बजाय इन्हें एक अपरिवर्तनीय ऐसी अवधारणाएं जो बदली नहीं जा सकी उनमें विभाजित कर दिया है बर्लिन ने स्वतंत्रता की धारणा को। राजनीतिक मामलों में बर्लिन बताता है स्वतंत्रता शब्द का उपयोग 2 अर्थों में किया जाता है, नकारात्मक और सकारात्मक। बर्लिन स्वतंत्रता को बताते हैं कि 2 अर्थों में स्वतंत्रता का प्रयोग होता है, पहला नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। इन इंद्रियों में से प्रत्येक के पीछे एक सवाल है, मैं किन तरीकों से कार्य करने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, इन्होंने ब्रैकेट में है नकारात्मक स्वतंत्रता। और दूसरा क्वेश्चन इन्होंने किया है कि और कौन निर्धारित करता है कि वे तरीके क्या हैं। तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता हो जाती है। सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए अधिकार, स्वतंत्रता, अनुमति और कार्य करने की स्वतंत्रता का आनंद लेना है। अब वो कहते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता में अधिकार, स्वतंत्रता और अनुमति और काम करने की अगर स्वतंत्रता है तो उसका आनंद लेना ही नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाता है। और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए उन स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण रखना है जो उन स्वतंत्रताओं के लिए हैं। तो स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण रखना, जो किसी व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता मिल रही तो उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना, ये सकारात्मक स्वतंत्रता है, ये बर्लिन कहते हैं। बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता से स्वतंत्रता और अन्य इंद्रियों की मौलिक भावना को व्युत्पन्न मानता है। वह इस प्रकार उस सकारात्मक स्वतंत्रता को दिखाने का तरीका तैयार करता है जो उस मूल अर्थ का विस्तार है। मतलब उस सकारात्मक स्वतंत्रता को इस तरह दिखाते हैं कि जो उसके अर्थ का विस्तार करे। उसके लिए स्वतंत्रता का सार एक घुसपैठ या अतिचार या निरंकुश धारणा करना शामिल है। वो स्वतंत्रता को एक घुसपैठ या अतिचार या फिर निरंकुश धारणा मानते हैं। तो अब इसके बाद हम स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा यानी कि स्वतंत्रता पर मार्क्सवाद के क्या क्या विचार हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मार्क्सवादी कहते हैं कि मार्क्सवादी विचार स्वतंत्रता को लेकर उदारवादियों से बिल्कुल अलग है। तो मार्क्सवादियों के जो विचार हैं वो उदारवादियों से अलग हैं। मार्क्सवादी हमेशा से उदारवादियों के विपरीत ही सोचते हैं। मार्क्सवादी लोगों ने स्वतंत्रता के उदारवादी सिद्धांत की आलोचना की है।
स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता को महत्व देती है, जबकि स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देती है। तो उदारवादी राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता को उस पर बल देते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं, लेकिन मार्क्सवादी सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता को ही महत्व देते हैं। ये लोग राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं नैतिक स्वतंत्रता का आधार आर्थिक स्वतंत्रता को मानते हैं। तो मार्क्सवादी कहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता का आधार सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता है। उस आर्थिक स्वतंत्रता होगी तभी राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिलेगी किसी भी व्यक्ति को। मार्क्सवादियों ने पूंजीवादी समाज का विरोध किया और उसकी कमियों को सामने रखा। पूंजीवादी लोग अमीर होते हैं और मजदूर वर्ग गरीब हो जाते हैं। मजदूर वर्ग का शोषण होता है। आम लोगों के पास केवल जीने के निर्वाह करने यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान या उससे भी कम चीजें होती हैं, जबकि जो अमीर लोग होते हैं उनके पास काफी अच्छी चीजें होती हैं। किसी व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान, 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं होती। मार्क्सवादी ऐसा मानते हैं जो लोग गरीब होते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं उनके पास हर तरह की चीजें होती हैं, वो काफी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मार्क्सवादी कहते हैं कि समाज 2 वर्गों में बटा है, जिसमें अमीर यानी कि पूंजीपति शोषण करने वाले लोग होते हैं और गरीब, मजदूर और शोषित वर्ग, जो लोग जिनका शोषण हो रहा है वो लोग होते हैं। जब तक समाज इन वर्गों में विभाजित रहेगा तब तक लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। ऐसा मार्क्सवादी कहते हैं कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जब तक समाज 2 वर्गों में विभाजित होगा, पूंजीपति और मजदूर वर्ग जब तक होगा, जब तक किसी को भी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। जब तक हर व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा, जब भी किसी को स्वतंत्रता मिल पाएगी। मार्क्सवादियों के अनुसार इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा जैसे पूंजीवादी देशों में आम नागरिक वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाते। श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता एक काल्पनिक चीज ही बनकर रह गई है। वो कहते हैं कि जो लोग मजदूर हैं उनके लिए स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, उनके लिए एक काल्पनिक चीज बन गई है स्वतंत्रता, क्योंकि उनके पास स्वतंत्रता नहीं होती है। जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों को कंट्रोल करते हैं, हर तरह से वो जैसा चाहते हैं वैसा उनसे काम करवाते हैं। तो मार्क्सवादियों के अनुसार पूंजीवाद की तुलना में साम्यवादी व्यवस्था में न केवल आर्थिक बल्कि निजी अधिकार भी सुरक्षित रहते हैं। वो कहते हैं जहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था होगी, जहाँ पर सब लोग बराबर होंगे, वहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ निजी अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था होगी, पूंजीवाद होगा, वहाँ पर किसी को भी कोई स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, आर्थिक स्वतंत्रता भी नहीं होगी और निजी अधिकार तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो इन्होंने एक और बात कही है कि अलगाव की स्थिति में स्वतंत्रता संभव नहीं है। मार्क्सवादियों ने आधुनिक तकनीकी युग में व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति माना है जो समाज से दूर होता जा रहा है। कार्ल मार्क्स ने अलगाव को समझाने के लिए 4 दलीलें दी थी जो निम्न है। वो कहते हैं कि व्यक्ति काम में उसके पास इतना ज्यादा काम है कि वो अपने आप से ही दूर होता जा रहा है। उसका व्यक्तित्व तकनीकी युग के कारण उसका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पा रहा है, बल्कि वो खुद ही दूर होता जा रहा है, जो समाज से दूर होता जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने 4 दलीलें दी। पहली दलील, जिस वस्तु को मजदूर बना रहे हैं उस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। अब अगर कोई व्यक्ति कोई भी मजदूर कोई चीज बना रहा है तो उस पर उसका अधिकार नहीं होता, बल्कि उसको अपने मालिक को देनी पड़ती है, फिर वो लोग किसी और को देते हैं, तो ऐसा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति कोई चीज बना रहा है तो उस पर उसका अधिकार नहीं है। पहली दलील उनकी है। दूसरी दलील कहते हैं मजदूर गरीब होते जा रहे हैं और पूंजीपति अमीर होते जा रहे हैं। कारखानों में काम करने के कारण मजदूर अपने सगे संबंधी से दूर हो रहे हैं। कारखानों के मालिक जब चाहे मजदूरों को हटा देते हैं और दूसरे मजदूर भर्ती कर लेते हैं। अब जो लोग कारखानों में काम कर रहे हैं उन पर इतना काम है, इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने संबंधियों से, अपने घर वालों से किसी से कोई मतलब नहीं है उन्हें, बस वो अपने काम में लगे हैं, क्योंकि उनके जो मालिक हैं उनको जो काम करवा रहे हैं वो जैसे चाहे उनसे काम करवा रहे हैं, और अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनको हटा दिया जाता है काम पर और उनकी जगह नए मजदूरों को रख लिया जाता है। तीसरी दलील उन्होंने दी है कि मनुष्य प्रकृति से भी कट रहा है। कारखानों में प्रवेश के बाद प्रकृति के सुंदर दृश्यों से दूर हो जाते हैं। अब कारखाने हमेशा बंद होते हैं तो वो प्रकृति को देखने को ही मिलता है। सुबह से रात हो जाती है, किसी भी व्यक्ति को कारखाने में
और वो प्रकृति उसको देखने को ही नहीं मिलती है, प्रकृति के सुंदर दृश्य उसको देखने को नहीं मिलते हैं, वो प्रकृति से दूर हो रहा है। तो ये तीसरी दलील है। चौथी दलील इन्होंने दी है, गुजर बसर की चाहत में मनुष्य को खुद का होश नहीं है, महज मशीन का पुर्जा बन गया है। मशीन का पुर्जा बनने से मतलब ये है कि वो इतना काम कर रहा है, उसको अपने आप से कोई मतलब नहीं है, वो उसको अपनी लाइफ से कोई वो नहीं है कि उसको एंजॉय करना चाहिए, ये सब उसके पास टाइम ही नहीं है, वो बस काम ही काम में लगा है, काम कर रहा है। साम्यवादी व्यवस्था में ही मनुष्य समाज के प्रति लगाव महसूस कर सकता है। अब वो कहते हैं जब साम्यवादी व्यवस्था होगी तो किसी के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा और वो अपने समाज से, अपनी प्रकृति से लगाव महसूस कर सकेंगे मनुष्य। मार्क्सवादियों की दृष्टि में स्वतंत्रता की समस्या एक मानवीय समस्या है, वे इसे मानवतावाद के साथ जोड़ते हैं। मार्क्सवादी व्यक्ति को समाज का अभिन्न अंग मानते हैं। अब वो कहते हैं, मार्क्सवादी कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति है वो समाज से एक ऐसा अंग है जिसे अलग नहीं किया जा सकता, और मानवतावाद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वतंत्रता के साथ साथ किसी समाज में मानवतावाद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक समाज का विकास हो सकता है। समाज के हित में व्यक्ति का हित माना जाता है। वो कहते हैं अगर किसी समाज का हित मतलब समाज का हित होगा तभी किसी व्यक्ति का हित हो पाएगा, किसी व्यक्ति का लाभ हो सकता है। पूर्ण स्वतंत्रता केवल राज्य विहीन स्थिति में ही संभव है। वे कहते हैं पूरी स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब कोई राज्य नहीं होगा, राज्य विहीन स्थिति होगी तभी पूर्ण स्वतंत्रता संभव हो सकती है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को बलपूर्वक दबाए रखने का साधन है। वो कहते हैं, कार्ल मार्क्स मानते हैं कि कोई भी राज्य जो है वो एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा साधन है जो किसी वर्ग को दूसरे वर्ग से उस पर बलपूर्वक उसको दबाता है, ऐसा राज्य में होता है। तो ऐसा कार्ल मार्क्स और एंगल्स मानते हैं। राज्य पूंजीपतियों की संपत्ति और उनके विशेष अधिकारों की रक्षा करता है। जब तक उत्पादन प्रणाली पर समाज का आधिपत्य नहीं हो जाता तब तक वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। वो कहते हैं जब तक हर उत्पादन प्रणाली पर समाज का आधिपत्य नहीं होगा, समाज का अधिकार नहीं होगा, तो हमें लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी और हमें स्वतंत्रता भी नहीं मिल पाएगी। मजदूर लोगों द्वारा की जाने वाली क्रांति के बाद ही समाज में वर्ग व्यवस्था खत्म होगी। वो कहते हैं कि अगर मजदूर लोगों को अपने समाज में से ही वर्ग व्यवस्था खत्म करनी है तो उन्हें क्रांति करनी पड़ेगी, क्रांति करेंगे वो तभी वर्ग व्यवस्था खत्म होगी और तभी उनका विकास होगा, पूरे समाज का विकास होगा, तभी उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण होगा। इससे शोषण की संभावना समाप्त हो जाएगी और मनुष्य स्वतंत्रता का उपभोग करेगा। राज्य जब भी बना रहेगा पर समाज वर्ग विहीन बन जाएगा। वो कहते हैं कि पूरी तरह से जब मजदूर लोग क्रांति करेंगे तो जो पूंजीपति समाज है वो खत्म हो जाएगा और जो राज्य है वो तो तब भी बना रहेगा, लेकिन समाज में कोई वर्ग नहीं होगा, वर्ग विहीन समाज होगा। राज्य व सरकार भी मिट जाएंगे, मतलब वहाँ पर कोई सरकार नहीं होगी और राज्य भी नहीं होगा, बल्कि एक समाज होगा जो पूरी तरह से जिसमें सभी लोग बराबरी से रहेंगे। पूर्ण स्वतंत्रता तो राज्य विहीन स्थिति में ही संभव है। ये मत मार्क्स और एंगल्स का था, मतलब मार्क्स और एंगल्स कहते हैं ऐसा। बाद के मार्क्सवादियों ने इस संभावना से इनकार कर दिया कि राज्य का लोप हो जाएगा, यानी कि राज्य खत्म हो जाएगा, ऐसा मार्क्स और एंगल्स कहते हैं। बाद में जो मार्क्सवादी आए उन्होंने इसका कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, राज्य खत्म नहीं हो सकता, वो कहते हैं बाद के मार्क्सवादी। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को